बैकग्राउंड आप सभी का करूँस क्लासेस के माध्यम से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि हम चर्चा करने वाले हैं एन इंट्रोडक्शन टू बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023, राइट। और ये एक लेक्चर 1 है। तो ये किस किस के काम आने वाला है, ये बेसिकली मोस्टली जो हमारे लॉ कर रहे हैं स्टूडेंट और जिनको अब नई बीएनएस पढ़नी है, तो मेरा जो अनुभव है सिविल सर्विसेज का और लॉ का जो मेरा अनुभव है उस हिसाब से मैं इसको लिंकिंग कर करके पढ़ाने का प्रयास करूंगा, यानी कि इसको मैं लिंक करूंगा एक संविधान से, राइट। तो यहाँ से फ़ायदा क्या होगा, जो मेरे सिविल सर्विसेज की जो मीन्स राइटिंग करनी है जिन्होंने, उनके ये काम आएगा। जो प्री की तैयारी कर रहे हैं उनके भी काम आएगा। जो कांस्टेबल या जो पुलिस लेवल के जो पेपर हैं वो भर रहे हैं उनके भी काम आएगा। और ऑब्वियसली ये जो मेरे लॉ के जो मेरे भाई बहन हैं, बालक बालिकाएं हैं, उनके भी ये काम आएगा, राइट। तो आइए एक बार देख लेते हैं एन इंट्रोडक्शन टू भारतीय न्याय संहिता, राइट। देखिए एक बात इसमें फटाफट चर्चा कर लेते हैं हम लोग। जैसे कि हम जानते हैं कि जो बीएनएस है ये इनैक्ट हुआ है। अगर इसकी इनैक्ट की डेट आपसे पूछी जाएगी तो वो है 25 दिसंबर 2023, राइट। और ये इफेक्ट में आया है 1 जुलाई 2024, राइट। तो ये डेट आपने याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। आइए अब पढ़ते हैं क्या है ये। तो यहाँ पर अब देखते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या मिलता है हमें, कि जो भारतीय न्याय संहिता 2023 है, इसने कहीं ना कहीं जो हमारा आईपीसी है 1860 का, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं सक्सीड किया है, ठीक है। यानी कि अब जो इनेक्शन डेट मैंने आपको बताई थी, जो इनेक्ट हुआ है ये 1 जुलाई 2024 से, अब आपके कोई भी केसेस, कोई भी क्राइम होता है तो वो जो रजिस्टर होगा सिंस 1 जुलाई 2024 से, वो बीएनएस के तहत होगा, ना कि आईपीसी के तहत, राइट। और यहाँ पर हम देखेंगे जो बीएनएस है इसमें जो प्रेसिडेंट के साइन हुए हैं 25 दिसंबर हुआ है। हमने ऑलरेडी इसमें चर्चा करी हुई है, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था कि इफेक्ट ये इनेक्ट हुआ था 25 दिसंबर 2023 को, और ये कहीं ना कहीं इफेक्ट में आया 1 जुलाई 2024 को, राइट। देखिए अब इसमें एक बार हम चर्चा कर लेते हैं हमारे आईपीसी की। देखिए आईपीसी के बारे में अगर देखा जाए तो हम सभी जानते हैं कि आईपीसी जिसने ड्राफ्ट करी है, वो जिसका मेन नाम आता है वो है हमारे थॉमस वेलिंगटन मैकॉले, राइट। जिन्होंने कहीं ना कहीं हमें पता है कि अगर मैं बात करूं चार्टर एक्ट 1833 की, तो वहां से हमें एक प्रावधान मिलता है कि एक लॉ कमीशन की बात की गई थी कि लॉ कमीशन बनाया जाएगा। तो इसी आधार पर आपका लॉ कमीशन एक साल बाद बनाया जाता है 1834 में, राइट। 1834 में आपका लॉ कमीशन बनता है। तो यहां से हमारा एक और क्वेश्चन तैयार हो गया कि पहला लॉ कमीशन कब बना है। तो फर्स्ट लॉ कमीशन जो बना है वो बना है 1834 में। ये बात हमने याद रखनी है। और इसमें 1+4 मेंबर्स थे, 1+4। अब 1+4 का मेरा क्या मतलब है, 1 जो चेयरमैन है जो है हमारे मैकॉले साहब, ये है हमारे मैकॉले, और बाकी जो 4 हैं वो हैं आपके पहले कैमरन साहब हैं, दूसरे हैं आपके मिलेट, तीसरे हैं आपके एंडरसन, और चौथे हैं आपके मैकलॉड। तो ये 4 याद रखने हैं आपने, 1+4, यानी कि जो हेड हैं वो है मैकॉले साहब, थॉमस बी वेलिंगटन मैकॉले, कैमरन, मिलेट, एंडरसन और मैकलॉइड। तो ये हमारे लॉ कमीशन बना था हमारा भारत का पहला। उस समय भारत आज़ाद नहीं था, राइट। और हमने क्या देखा कि कहीं ना कहीं ये जो लॉ कमीशन बनाया गया था, यानी कि ये क्यों बनाया था लॉ कमीशन, क्योंकि उस समय जो भी भारत के समाज में चल रहा था, भारत के समाज में जो चल रहा था, सोसाइटी में जो प्रिवेलिंग लॉज थे, जैसे कि अगर मैं हिंदू देखूं, मुख्यतः हिंदू और मुस्लिम दो ही थे, और भी थे, पर अभी अगर लॉ की बात करें तो हिंदू मुस्लिम में बटा हुआ है भारत, क्योंकि आप जानते ही हैं जो भारत के हिस्से हुए हैं, जब भारत को आज़ादी मिली है तो भारत का हिस्सा हुआ है असल में, राइट। एक सुखद पहलू है कि भारत को आज़ादी मिली, पर वहीं पर जो उसका एक दुखद पहलू है वो है कि भारत के टुकड़े हुए। तो टुकड़े भी जो हुए थे वो हिंदू और मुस्लिम के हिसाब से ही हुए थे। मेन आधार ये धर्मी बना था, राइट। जैसे आगा खान ने एक बात बोली थी कि जहां पर मुस्लिम रहते हैं वो ज़मीन पाक होती है। तो यहां पर इसीलिए इस तरह से हमें दिख रहा है कि एक पाकिस्तान शब्द का नाम आया है, राइट। हालांकि वो अलग मुद्दा है, उस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि उस समय जो भारत की स्थिति थी
यानी कि 1830 के दशक में, इन 1830s, तो उसमें कहीं ना कहीं सुधार की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि काफ़ी कट्टरता हमें दिखाई दे रही थी। कैसे? अगर आप ध्यान देंगे तो हमें सती प्रथा दिखती है, सती प्रथा, जिसको कहीं ना कहीं जो हमारे उस समय के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, विलियम बेंटिक, उन्होंने कहीं ना कहीं सती प्रथा के अगेंस्ट कानून पास किया था 1829 में, क्योंकि इसमें जो उस समय के समाज सुधारक काफ़ी प्रसिद्ध राजा राम मोहन रॉय थे, उन्होंने काफ़ी एक एक्टिविस्ट की भूमिका निभाई थी, जिस कारण विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को हटाया। तो मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि आपको दिख रहा होगा किस तरह से भारत में उस समय कहीं ना कहीं काफ़ी कट्टरता थी, तो कहीं ना कहीं एक सुधार की ज़रूरत थी। और जैसा कि 1833 से, याद रखिएगा, चार्टर अधिनियम 1833 से ये औपचारिक रूप से ऑफिशियली ये डिक्लेयर कर दिया गया था कि जो भारत है वो ब्रिटेन की एक कॉलोनी होगा। तो इसीलिए कहीं ना कहीं अब जिम्मेदारी बनती है, किसकी? ये जिम्मेदारी बनती है ब्रिटिश सरकार की, कि वो भारत में जो भी कुप्रथाएं हैं उसको दूर करे भारत के समाज से, और कहीं ना कहीं जो भी कमियां हैं उसको सुधारे। इसीलिए लॉ कमीशन बनाया जाता है, राइट? 1834 में पहला लॉ कमीशन बना, उस पर हमने चर्चा कर ली है। अब इसी बीच हमें दिखता है कि लॉ कमीशन अपना काम कर रहा है, मैकॉले अपना काम कर रहे हैं, और 1857 में विद्रोह हो जाता है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जब ये विद्रोह हो जाता है, हालांकि इस विद्रोह को शांत कर लिया जाता है, फिर एक एक्ट पास किया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। फिर हम जानते ही हैं कहीं ना कहीं इसमें जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उसको वाइसरॉय बना दिया गया है, और एक नया पद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आ गया है, और साथ में कहीं ना कहीं जो मैकॉले और उनकी टीम जो काम कर रही है एक ड्राफ्टिंग की, कहीं ना कहीं उनको प्रेशराइज किया जा रहा है कि अब जल्द से जल्द इस जो भी वो लोग ड्राफ्टिंग कर रहे हैं उसको लागू किया जाए। इसीलिए हमें दिखता है कि 6 अक्टूबर 1860 को उस समय के वाइसरॉय और उनकी जो काउंसिल है, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ लॉर्ड कैनिंग और उनकी जो काउंसिल है, वो इस आईपीसी में हस्ताक्षर करते हैं, एसेंट देते हैं। तो ये डेट याद रखनी है अपने, 6 अक्टूबर 1860। और इसी अनुसार हमें दिखता है कि 1 जनवरी 1862 को आईपीसी लागू हो जाती है। आई रिपीट, आईपीसी जो है वो लागू हो जाती है, राइट? और आपके मन में प्रश्न आएगा कि 1861 में लागू होना चाहिए। नहीं, कुछ समस्याएं आ गई थी, इसीलिए पहले उस समस्या से दूर जाया गया और फिर 1862 में आईपीसी को लागू किया गया। तो यहाँ से आपने दो डेट याद रखनी है। एक आपने 6 अक्टूबर वाली डेट याद रखनी है, ये वाली, कि यहाँ पर एसेंट मिला था लॉर्ड कैनिंग और उनकी काउंसिल के द्वारा, और इसको जो लागू किया गया है वो 1862 में लागू किया गया। ये बात आपने याद रखना है, किसका? आईपीसी का। और जो कि हमें दिख रहा है अब कहीं ना कहीं 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं उनके हस्ताक्षर हमें दिखाई देते हैं बीएनएस पे, और जिसे लागू 1 जुलाई 2024 से लागू किया गया। तो यानी कि आईपीसी ने जो काम किया है वो 1 जनवरी 1862 से लेकर 1 जुलाई 2024 तक किया, राइट? तो ये कुछ बैकग्राउंड है, राइट, जो आपके हो सकता है मीन्स राइटिंग में काफी काम आए डेटा, राइट? तो आगे देखते हैं, आगे में क्या देता है। बीएनएस टेक इनटू अकाउंट द इवॉल्विंग नेचर ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज। देखिए ऐसा है, सिंपल सी बात है, अगर हमारा समाज है और समाज निरंतर बढ़ते रहता है, उसमें नई नई तकनीक आती रहती है, क्योंकि हम बार बार सिविलाइज्ड होते रहते हैं, हर बार हम नए नए रूप में सिविलाइज्ड होते रहते हैं। सिविलाइज से मेरा मतलब है आजकल जो सिविलाइजेशन का जो आधार है वो तकनीक है। पहले भी तकनीकी था, पर आज तकनीक बहुत ज़्यादा महत्व रखती है समाज के सिविलाइजेशन में, राइट? तो जब सिविलाइजेशन यानी कि तकनीक जितनी बढ़ती जाएगी तो नए नए तरह के एक 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 ऑफेंस जो है, एक क्राइम जो है वो हमें दिखाई देंगे, ठीक है? तो इसीलिए आईपीसी जो ड्राफ्टिंग है वो काफ़ी पुरानी हो चुकी थी, तो जो नए नए जो ऑफेंसेस थे जिन्होंने अपना चरित्र कहीं ना कहीं बदला है समय के अनुसार, वो उसमें टैकल नहीं हो पा रहे थे, राइट? तो इसीलिए इसको लाया गया बीएनएस को। आगे देखते हैं। अब जो यहाँ पर देखिए सिंपल सी बात है कि यहाँ पर ज़्यादा तवज्जो जो दिया गया है वो फंडामेंटल राइट्स को दिया गया है। अब इसको मैं एक अलग स्टाइल से आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है? ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या था, अंग्रेजों ने अगर आईपीसी बनाई है, ब्रिटिशर्स ने बनाई है, राइट? वहां पर ज्यादा ब्रिटिशर्स जो थे वो ज्यादा पावर जो थी वो पावर अपने पास रखना चाहते थे, क्योंकि देखिए इवेंचुअली जो भारत है उनके लिए जस्ट ए कॉलोनी था, और ऐसा कॉलोनी जिसको वो लोग क्या कर रहे थे, इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट,
राइट। अब देखिए उस समय हमें इसीलिए दिख रहा है कि आईपीसी की बहुत सारी ऐसी धाराएं हमें दिखती हैं जहां पर हमें यह दिखता है कि वो कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल के पक्ष में बात नहीं करता है। इंडिविजुअल के पक्ष में बात नहीं करता है, वो ज्यादा किसके पक्ष में बात करता है? राज्य के, स्टेट के। स्टेट मतलब पावर के, राइट। और अगर हम एक सिनेरियो देखें सिंपल सा, एक समाज को अगर हम समझें तो यहां पर स्टेट होता है जिसके पास पावर होती है, और यहां पर लोग होते हैं जिनके पास राइट्स होते हैं। तो जो आईपीसी है, अगर मैं आईपीसी को देखूं, जो आईपीसी है वो ज्यादा प्रायोरिटी इसको देती है, राइट। ज्यादा, ऐसा नहीं है, वो राइट्स की भी बात करती है, पर ज्यादा हमें इस तरफ झुकाव दिखता है, ज्यादा वो पावरफुल बनाती है स्टेट को। पर वहीं पर बीएनएस में इस बात का ध्यान दिया गया है कि अब ज्यादा प्रायोरिटी हमें किसको देनी है? इंडिविजुअल को, लोगों को। और लोगों के अधिकार कैसे सेफ होते हैं? राइट से। और जिसे हम कहते हैं जो सबसे फंडामेंटल होते हैं, जिन्हें हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, जो आपके संविधान के पार्ट 3 में रखे गए हैं। तो अब कहीं ना कहीं फोकस दिया जा रहा है फंडामेंटल राइट्स पे, यानी कि कहीं ना कहीं फोकस दिया जा रहा है इंडिविजुअल्स पे। तो व्हाट आई मीन टू से कि अब कहीं ना कहीं जो रूट पहले ऊपर जाता था, अब कहीं ना कहीं उसको चेंज किया जा रहा है लोगों की तरफ। अब मुझे उम्मीद है इस बात से आप समझ पाए होंगे। तो यही बात इसमें लिखी गई है, ठीक है। और यहां पर ये भी देखिए, अब क्या है, जो पावर में है, जो पावर है, जैसे कि पुलिस जो है, अब वो ज्यादा अकाउंटेबिलिटी बनाई गई उसकी, यानी कि जो भी पावर में है उनको ज्यादा जवाबदेही बनाया गया है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि ट्रांसपेरेंसी की बात की गई है, जैसे कि जो एफआईआर होंगी इसमें तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर कहा गया है, ठीक है। और ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी, जो भी गवाह होगा, जो भी आप कार्रवाई करते हैं पुलिस होने के नाते, तो आपको कहीं ना कहीं हर चीज का, जो भी आप इंस्पेक्शंस करते हैं, इंटेरोगेशन करते हैं, उसका आपने पूरा ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करना है, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। तो इसलिए मैंने बोला था बीएनएस जो है वो ज्यादा कहीं ना कहीं हमें ऐसा दिखाई दे रहा है जिसने तकनीक को अपने उसमें शामिल किया है, राइट। और करना भी चाहिए, राइट। आगे देखते हैं, बीएनएस अपहोल्ड इंडिविजुअल राइट्स, ये मैंने आपको पहले बता दिया है कहीं ना कहीं। और कहीं ना कहीं इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी को भी जोड़ा जाएगा, ठीक है जिससे कि क्या हो सके, एक नींव रखी जा सके फॉर मोर जस्ट एंड इक्वल सोसाइटी। मोर जस्ट मतलब होता है ज्यादा फेयर। देखिए अब कहते हैं ना, गेहूं के साथ तो घुन भी पिसेगा, तो कहीं ना कहीं ये तो पॉसिबल नहीं होता है कि आपको 100% न्याय मिले, पर कहीं ना कहीं 100% के करीब न्याय मिले, राइट। और क्या है, इक्वल सोसाइटी की बात की जा रही है, जिससे कि सोसाइटी में क्या है, अपराध मुक्त सोसाइटी बने, यानी कि उसमें किसी भी तरह का अपराध ना हो, सोसाइटी बिल्कुल क्या बन जाए, क्राइम फ्री। आगे देखते हैं, बीएनएस इंसर्ट अ फ्यू एडिशनल ऑफेंसेस। अब इसमें हमें क्या दिखेगा कि जैसे आईपीसी में जो हमें ऑफेंसेस नहीं दिखते हैं, वो हमें बीएनएस में दिखते हैं। जैसे कम्युनिटी सर्विसेज वाली बात आई है, जैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे, ये तो आज इंट्रो ही है, जब मैं आपको सेक्शन पढ़ाऊंगा तो आपको इस तरह का दिखेगा कि प्रॉपर्टी अगर 5,000 से नीचे की उसकी वैल्यू है और उसमें कोई थेफ्ट हो जाता है, तो उसमें जो पनिशमेंट दी जाएगी उसमें एक और आधार दे रखा है, कम्युनिटी सर्विसेज का। यानी कि वह व्यक्ति जिसने ये अपराध किया है और वो अपराध इतना हीनियस नहीं है, इतना संगीन नहीं है, तब उससे कहीं ना कहीं कम्युनिटी सर्विसेज की जाएगी। जैसे वृद्ध आश्रम में वो सेवा करेगा, ट्रैफिक जो पुलिस है, जो ट्रैफिक लाइट है वहां पर वो काम करेगा। तो इस तरह से कम्युनिटी सर्विसेज को जोड़ा गया जो पहले नहीं था। इट ऑल्सो इंक्रीजेस द पनिशमेंट फॉर एन हीनियस ऑफेंसेस, यानी कि अब कहीं ना कहीं हमें दिखेगा जहां पहले कोई हीनियस क्राइम करता था और वो इजिली छूट जाता था बिकॉज ऑफ लूप होल्स, पर अब वो हमें नहीं दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, एंड एलिमिनेट्स दोस दैट द सुप्रीम कोर्ट हैड डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। यानी कि देखिए बहुत सारे हमारे ऐसे एक्ट हैं जो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है, और फिर भी हमें दिखाई देते थे आईपीसी में। अब कहीं ना कहीं बीएनएस में उनको नहीं लिया गया है, राइट। यानी कि हमें दिखता है कि सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को काफी इंपॉर्टेंस दिया गया और जो देना भी चाहिए, राइट। इन एडिशन लेजिस्लेचर्स हैव क्रिएटेड अ न्यू क्राइम फॉर एक्शन इंडेंजरिंग सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। देखिए जब अंग्रेजों का आईपीसी था, मैंने बोला था कि भारत उस समय कॉलोनी था, भारत एक सोवरेनिटी नहीं था। और वैसे ही जब भारत आज़ाद हुआ, भारत एक राज्य का रूप लेता है, भारत एक राज्य का रूप लेता है, एक स्टेट बनता है। तो देखिए स्टेट जब भी आप बनेंगे, कंट्री से जब आप स्टेट बनेंगे, तो आपकी एक सोवरेनिटी है, इंटेग्रिटी है, वो अपने बना के रखनी है। तो कहीं ना कहीं जब आईपीसी बनी हुई थी तो उस समय ये कॉन्सेप्ट तो हमें नहीं दिखता था, स्टेट वाला, यानी कि सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी, यूनिटी वाली बात तो हमें नहीं दिखती थी। तो कोई भी हमें आईपीसी में इस तरह के नियम नहीं दिखे, परंतु अब भारत आज़ाद है, एक राज्य का दर्जा भारत के पास है, तो कहीं ना कहीं बात होती है इंटेग्रिटी, यूनिटी
और सोवरेनिटी की। तो उससे संबंधित भी हमें अब बीएनएस में सेक्शंस दिखते हैं, राइट, कि कोई भी व्यक्ति भारत की अखंडता, संप्रभुता, एकता के विरुद्ध कार्य करेगा तो उसको, उसके लिए भी उसको दंड देने का भी प्रावधान हमारे बीएनएस में हमें दिखाई देता है, राइट, जो आईपीसी में हमें नहीं दिखता था। अब मेरे बालक बालिकाएं जो है वो इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि एक कंट्री क्या होता है, स्टेट क्या होता है। देखिए, कंट्री में हम कहते हैं कि कंट्री के पास एक एरिया होता है और एक पॉपुलेशन होती है, इसे हम कंट्री कहते हैं, ठीक है। जैसे याद करिए 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। हम कभी आज़ाद नहीं होते हैं, इंसान कभी आज़ाद नहीं होता है, देश आज़ाद होता है। तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। देश, मैंने देश बोला, राज्य नहीं बोला। तो या उस समय भारत का एरिया था, बिल्कुल था। क्या उस समय भारत की पॉपुलेशन थी? बिल्कुल थी, ठीक है। अब आगे हमें दिखता है कि स्टेट क्या होता है। स्टेट में एरिया और पॉपुलेशन तो होता ही है, एरिया और पॉपुलेशन तो होता ही है, यानी कि स्टेट के अंदर कंट्री तो आता ही है, क्योंकि कंट्री के ही दो विशेषताएं हैं, एरिया, पॉपुलेशन, प्लस यहाँ पर आपका गवर्नमेंट होता है। और गवर्नमेंट कैसी होती है? गवर्नमेंट आपकी सोवरन होती है। और गवर्नमेंट और सोवरेनिटी हमें कहीं ना कहीं, आपको पता है कि जब हमारा खुद का संविधान बन गया था, 26 जनवरी 1950 को हमने हमारा संविधान लागू कर दिया था, तो यहाँ से कहीं ना कहीं हमें दिखता है कि हमारा जो देश है वो उसने राज्य का रूप ले लिया, राइट। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है? स्टेट में एरिया होता है, पॉपुलेशन होता है, गवर्नमेंट होती है और सोवरेनिटी होती है। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि अगर इसको मैं वेन डायग्राम में देखूँ तो स्टेट जो है उसी के अंदर क्या आएगा? कंट्री। आमतौर पर तो हम कंट्री और स्टेट इंटरचेंजेबली बोल देते हैं, परंतु याद रखिएगा स्टेट और कंट्री में डिफरेंस होता है। ऑल कंट्रीज आर स्टेट, ऑल कंट्रीज आर स्टेट बट ऑल, माफ कीजिएगा मैंने उल्टा बोल दिया है, ऑल स्टेट्स आर कंट्री बट ऑल कंट्रीज आर नॉट स्टेट। ये बात आपने याद रखनी है, राइट, ठीक है, क्योंकि स्टेट के अंदर ही कंट्री आता है। तो अगर मैं स्टेट, ऑल स्टेट्स ऑटोमेटिकली कंट्री होंगे, परंतु ऑल कंट्रीज स्टेट नहीं होंगे, राइट। ये बात आपने याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं। अमंग अदर थिंग्स द बीएनएस कैटेगराइज क्रिमिनल। देखिए इसमें कैटेगरी बना दी गई हैं, ठीक है। कैटेगरी पे बहुत ध्यान दिया गया है। जैसे अगर मैं बात करूं, विमेन की बात करूं, विमेन से रिलेटेड जो ऑफेंसेस हैं, अगर आप आईपीसी पढ़ते हैं तो वहां पर आपको दिखेगा वो स्कैटर्ड हैं, मतलब कहीं पर कुछ और बताया गया है, फिर उसको कहीं और बता रखा है, फिर कहीं और बता रखा है, और अलग अलग चैप्टर में अगर आपको दिखेगा तो कहीं ना कहीं उससे क्या होता है कि जो कैटेगरी अगर हम कर देते हैं, कैटेगरी से क्या होता है कि कहीं ना कहीं हम उसको कंसोलिडेट कर देते हैं और कहीं ना कहीं उसके नेचर को हम अच्छी तरह समझ जाते हैं। यानी कि सब्जेक्ट एक ही है, विमेन, तो विमेन के साथ किसी भी तरह का क्राइम हो, चाहे वो रेप हो, चाहे किसी भी तरह का क्राइम हो, तो कहीं ना कहीं वो विमेन की जो प्रतिष्ठा है उसके अगेंस्ट है ना, तो इसीलिए विमेन को एक जगह रखा जाता है, रखा गया, सॉरी माफ कीजिएगा। यानी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, इसको ध्यान से समझेंगे कि अब कहीं ना कहीं क्राइम को कैटेगराइज कर दिया गया है। अगर विमेन और बच्चों से रिलेटेड कोई क्राइम है तो उसको एक ही जगह रख दिया गया है, ऐसा नहीं कि उसको अलग अलग जगह नहीं रखा गया, एक ही जगह रखा गया, राइट। पर आईपीसी में हमें ऐसा नहीं दिखता था, राइट, वो कहीं ना कहीं आईपीसी में फैला हुआ था, राइट। आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें जो समझदारी हमें दिखती है, ये क्यों किया गया है। यानी कि आईपीसी जो इतने टाइम से चल रहा है और अच्छा चल रहा है, ऐसा बुरा भी नहीं है आईपीसी, और आईपीसी अपने में ही दम रखता है, इसलिए बीएनएस में कोई ऐसा चेंजेस तो नहीं हुए हैं, कुछ परसेंट ही चेंज हुआ है, अन्यथा आईपीसी को ही लिया गया है। तो आप समझ सकते हैं आईपीसी कितना स्ट्रांग है, राइट। तो यहाँ पर फिर भी ये समझदारी क्या है, इसको क्यों इस तरह से बदला गया है, ठीक है, सक्सीड किया गया है बीएनएस के द्वारा। तो इसके पीछे जो रैशनैलिटी है वो है एक फ्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस। यानी कि सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जो तकनीक है, और तकनीक जो होती है उसका जो आधार होता है वो विज्ञान होता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो विज्ञान के द्वारा हमने जो तरक्की हासिल करी है, जिसमें हम कहीं ना कहीं एक क्रिमिनल को पकड़ सकते हैं, सबूत को और ज़्यादा पहचान सकते हैं, उसका एडल्ट्रेशन जो है सबूतों का, उसको समझ सकते हैं तकनीक के द्वारा। तो कहीं ना कहीं रैशनैलिटी ये है कि समय के साथ जो हमने अपनी तकनीक का विकास किया उसको जोड़ना, यानी कि आईपीसी में अगर मैं तकनीक जोड़ दूं तो वो बीएनएस में कन्वर्ट होगी। तो ये है रैशनैलिटी, यानी कि जो हमने तरक्की करी है, साइंटिफिक नॉलेज गेन करी है, उसको मैंने आईपीसी में जोड़ दिया तो बीएनएस बन गया, राइट। आगे देखते हैं। क्रिटिकल सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग इलेक्टोरल क्राइम्स, crime towards women and children and tampering with official documents and currencies are also addressed। पहले इसमें इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा था, जैसे इलेक्टोरल क्राइम्स की बात, क्योंकि देखिए अंग्रेजों ने तो कभी हमारे इलेक्शन जो हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दिया ही नहीं। अगर ऑफिशियली इलेक्शंस की बात की जाए तो वो तो 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 से हमें दिखता है कि भारत में औपचारिक रूप से इलेक्शंस को जोड़ा गया, परंतु इलेक्शन में भी हर आदमी
वोट नहीं दे सकता था। एडल्ट सफरेज का तो कोई प्रावधान ही नहीं था, राइट। तो इसीलिए उस समय आपको इलेक्टोरल क्राइम से रिलेटेड कोई भी प्रावधान हमारे आईपीसी में नहीं दिखते हैं। परंतु आज के समय पे आप जानते ही हैं, जो इलेक्टोरल कॉलेज को अपनाया गया, जिसे हम कहते हैं एडल्ट सफरेज, जिसमें एक सिर्फ एक जो आयु होती है, एक एज होती है, वही क्राइटेरिया बनता है मतदाता बनने का। और जो कि आप सभी जानते हैं कि कहीं ना कहीं हमें दिखता है कि 61st अमेंडमेंट, भारत के संविधान में 61st अमेंडमेंट किया गया था 1988 में, जिसमें से पहले 21 साल था, अब इसको इस अमेंडमेंट के द्वारा, 61st अमेंडमेंट के द्वारा कितना कर दिया गया, 18 वर्ष। तो आप समझ सकते हैं कितना और लोग शामिल हुए हैं। अब कहीं ना कहीं मतदाता सूची में जो व्यक्ति 20 साल का है, 19 साल का है और 18 साल जिसमें पार कर लिए हैं, वो भी इसमें शामिल हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि इससे रिलेटेड कहीं ना कहीं हमें काफ़ी क्राइम भी दिखते हैं, तो अब इनको भी शामिल कर लिया गया है, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि आईपीसी का ही कॉपी बीएनएस है, ऐसा नहीं है। आईपीसी में कुछ सुधार किए गए हैं, साइंस को जोड़ा गया है, और कुछ नए जो क्राइम हुए हैं एज पर द सिचुएशन, एज पर द रिक्वायरमेंट, जो भारत जो चेंज हो चुका है, उसको भी जोड़ा गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हाइलाइट्स देख लेते हैं बीएनएस के। देखिए बीएनएस में जो है 358 सेक्शंस हैं टोटल, जो कि आईपीसी में कितने थे, 511, ठीक है। अब इसमें से हमें ये दिखता है कि जैसे कि क्या इतने हमारे सेक्शंस कम कर दिए गए हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, वो कंसोलिडेट कर दिए गए हैं, एक ही चैप्टर में आ गया है, ठीक है। जैसे आपको यहाँ से दिखेगा कि अगर प्रोविजन फॉर स्टोलन प्रॉपर्टी की बात करें, अगर मैं बात करूँ आईपीसी की, तो वो सेक्शन 410 से लेकर 414, यानी कि 5 सेक्शन जो हैं आपको दिख रहे होंगे, 410 से 414, अब वो एक ही सेक्शन में डाल दिए गए हैं बीएनएस के, वो है सेक्शन 317। तो आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से आईपीसी में अलग अलग सेक्शन में बात की गई थी, उसको कहीं ना कहीं एक ही सेक्शन में डाल दिया गया। तो इसीलिए आपको दिख रहा है कि 511 से हम लोग 358 में आ गए हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, इट हैज सिंप्लीफाइड द लैंग्वेज। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो आईपीसी की जो लैंग्वेज है, वो एक जो हमारा लेमैन है, एक कॉमन आदमी है, आम आदमी है, उसको समझने में थोड़ी दिक्कत है। परंतु ये जो बीएनएस की लैंग्वेज है, उस पर पूरा ध्यान दिया गया है कि उसको नॉर्मल किया गया है, जिससे कि आम आदमी भी इसको समझ पाए, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगेन आयल से आईपीसी जिसने बनाया है, उन्होंने कहीं ना कहीं वो एक, ऑब्वियसली वो भारत के नेटिव नहीं है, वो अंग्रेज हैं, तो ऑब्वियसली उनका जो लैंग्वेज का पैटर्न था वो दूसरा था, जिससे कहीं ना कहीं आज भी हमारे जो आम लोग हैं, अगर आप बीएरेट पढ़ते हैं या आईपीसी उठाते हैं या संविधान की ही बीएरेट आप पढ़ते हैं, तो आपको दिखता होगा कि ईजिली वो समझा नहीं जाता है, राइट, लोगों के द्वारा। अब यहाँ पर देखिए, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको तो हम आगे भी चर्चा करेंगे, जब सेक्शन आएगा तो डेप्थ में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर जेंडर की बात की गई है, ठीक है, और जेंडर के लिए यहाँ पर आप प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया है ही, और इसके जितने भी डेरिवेटिव्स हैं, जैसे एनी पर्सन में क्या क्या आ जाते हैं आपके, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर आ जाते हैं। और ट्रांसजेंडर हम सभी जानते हैं, अब ये भारत में लीगलाइज है, ठीक है, यानी कि मेल में, माफ़ कीजिएगा, पहले हम जो सेक्स है या जो जेंडर है, उसमें हम सिर्फ 2 ही प्रावधान लेते थे, मेल या फीमेल, पर अब आप जानते ही हैं कि सेक्स हो या जेंडर हो, यहाँ पर हमारे 3 प्रावधान हमें दिखते हैं, 3 दायरे हमें दिखते हैं, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। और ट्रांसजेंडर को कहीं ना कहीं एक एक एफिलिएशन जो मिला है, वो मिला है ट्रांसजेंडर एक्ट ऑफ 2019 के द्वारा। और ट्रांसजेंडर की जो डेफिनेशन है, वो आपको मिली है सेक्शन 2K में, सेक्शन 2K ऑफ ट्रांसजेंडर एक्ट ऑफ 2019। इस पर भी हम चर्चा करेंगे आगे चलकर, ठीक है। और चाइल्ड की डेफिनेशन वही हमें दिखती है कि ऐसा व्यक्ति जो 18 से नीचे है, तो ये पहले भी हमें ऐसे दिखता था, राइट। और फॉर द फर्स्ट टाइम दी कम्युनिटी सर्विसेज इसमें ऐड की गई, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि कम्युनिटी सर्विस को जोड़ा गया, जैसे आप देख पा रहे होंगे पिक्चर से। तो इस तरह से कोई भी अपराध करेगा जो कि हीनियस नेचर का नहीं होगा, तो वहां पर आप देखेंगे किस तरह से कम्युनिटी सर्विसेज कराई जाएगी, ठीक है। तो इसको कहीं ना कहीं डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 4 ऑफ बीएनएस, ठीक है। जैसे पनिशमेंट आप देखेंगे, तो पनिशमेंट में आपको ABCDEF इस तरह से दिखा रखा है, तो वहीं पर आपको दिखेगा कि कम्युनिटी सर्विस की बात की गई है, ठीक है। साथ साथ में आपको ऐसा नहीं है कि डेथ पेनल्टी अभी भी है, लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट अभी भी है, रिगरस है, ठीक है। तो ये चीज़ हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो कम्युनिटी सर्विसेज में आप देखिए, यहाँ पर आपको बता रखा है जैसे कि क्या क्या प्रावधान है जहाँ पर कम्युनिटी सर्विस की जो पनिशमेंट आपको दी जाएगी। तो यहाँ पर हम दिख रहा है कि आप ऐसे अनलॉफुल ट्रेड में इंगेज हैं, जो कहीं ना कहीं गलत है। जैसे पब्लिक सर्वेंट क्या कर रहा है, वो कहीं ना कहीं एक अपना पर्सनल बिजनेस भी कर रहा है, रिश्वत ले रहा है, इस तरह से ब्राइब ले रहा है, ठीक है। और जो पर्सन है, कोर्ट ने उसको बुलाया है, वो कोर्ट के सामने नहीं आया, ठीक है, कोर्ट का कंटेम्प्ट किया उसने। और कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति है, वो सुसाइड करने की धमकी दे रहा है, ये जानबूझकर दे रहा है कि जो सरकारी व्यक्ति है उसकी काम में बाधा है, सरकारी काम में बाधा है,
तो ऐसे केस में, और प्रॉपर्टी जो है जिसमें प्रॉपर्टी का थेफ्ट हो और इस प्रॉपर्टी की वैल्यू लेस देन 5,000 हो, तो इस तरह के जो क्राइम है इसमें हमें दिखता है कि कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी सर्विस का जो है वो एक पनिशमेंट इस पर रखा गया है, ठीक है, जो कि बहुत बेहतर भी है, राइट। और वहीं पर हम देखें सेक्शन 69 ऑफ द बीएनएस डिफाइंड सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय डिसेप्शन, यानी कि धोखे से, यानी कि यहाँ पर ये बताया गया है कि जैसे कोई लड़का लड़की है और लड़के ने लड़की से कहा कि मैं आपसे शादी करूंगा, तो इस वजह से जो लड़की है वो अपनी कंसर्न दे देती है कि वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए वो कंसर्न दे देती है, और बाद में लड़का उसे धोखा देता है, तो इसमें भी आप देखेंगे वो भी पनिशेबल ऑफेंस है अंडर सेक्शन 69, राइट। जैसे आप सभी जानते हैं लिविंग रिलेशनशिप अब अलाउ की जा रही है, और इसीलिए कहीं ना कहीं अब ऐसा ना हो कि, है ना, इसका मिसयूज हो, इसीलिए सेक्शन 69 को भी डाला गया है बीएनएस में, राइट। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये हमने देखा कि इसमें जो सज़ा होगी वो 10 साल की होगी, ठीक है, कि अगर आप झूठ बोलकर या धोखा देके किसी महिला के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं शादी का वादा कर कर, और अगर आप नहीं करते हैं तो यहाँ पर आपको 10 साल की सज़ा मिलेगी। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे। और अभी हम देखेंगे जैसे महिलाओं के जैसे रेप, गैंग रेप, इस तरह की जो है उसमें हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं सेक्शन 63 से 78 तक इसमें प्रावधान है, तो ये तो हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो इसमें अभी ज़्यादा चर्चा करके फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन, जैसे अबेंडमेंट होता है, आपका किडनैपिंग होता है, ठीक है, जैसे इसमें भी हम चर्चा करेंगे अबेंडमेंट और किडनैपिंग में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं बॉर्डर का इशू होता है, तो वो हम चर्चा करेंगे, डोंट वरी। तो यहाँ पर भी हमें दिखता है सेक्शन 91 से 97, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो मतलब यहाँ पर ये दिखा रखा है कि जो बीएनएस लिया गया है वो क्यों लिया गया है। आईपीसी तो था ही, राइट, हालांकि मैंने काफ़ी कुछ आपको बता दिया है। आईपीसी बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा और उसमें भारत एक कॉलोनी था, तो उस हिसाब से उस इंटेंशन से बनाया गया था कि पावर पे ज़्यादा ध्यान दिया गया था, लोगों पे कम ध्यान दिया गया था, परंतु बीएनएस में अब लोगों पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है, और जो सरकार है या जो स्टेट है उसको कहीं ना कहीं ज़्यादा अकाउंटेबल बनाया गया है, जो कि अच्छी बात है, लोकतंत्र के लिए काफ़ी अच्छी बात है। अब आगे देखते हैं। डिड यू नो प्रीवियसली ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन वेर स्पोरेडिकली लोकेटेड, यानी कि मैंने पहले ही बताई थी आपको ये बात कि जो वुमेन है या बच्चों के लिए उनके अलग अलग हमें अलग अलग अध्याय में अलग अलग चैप्टर्स में क्राइम दिख रहे थे, तो वो एक यूनिकनेस नहीं आ रही थी। देखिए महिला के साथ चाहे कैसा भी क्राइम हो, शादी का झांसा देकर उसके साथ इंटरकोर्स किया जा रहा है, या शादी के बाद भी ज़बरदस्ती उसके बिना कंसेंट के उसका हस्बैंड उसके साथ इंटरकोर्स कर रहा है, तो वो भी तो गलत है ना, है तो महिला ही पिस रही है ना। तो इस बार बीएनएस में क्या किया गया है कि इसको एक ही कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है, जिससे कि न्याय हो सके। परंतु पहले वो हर जगह हर अध्याय में हमें दिखता था थोड़ा थोड़ा, तो उसकी बड़ी खिचड़ी बनी हुई थी, राइट। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है इट ऑल हैड बीन कंसोलिडेटेड इन चैप्टर 5। बीएनएस में कहाँ है सारा का सारा, चैप्टर 5 में डाल दिया गया है, अगर महिलाओं या बच्चों से संबंधित कोई भी अपराध होता है। अब हम बात करेंगे मूवेबल प्रॉपर्टी विल नाउ ऑल्सो इंक्लूड। अब जैसे हमने देखा है प्रॉपर्टी जो होती है वो मूवेबल और इमूवेबल होती है, वो हम आगे देखने वाले हैं, डोंट वरी। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसमें आपके पेटेंट भी आ गए हैं, कॉपीराइट्स भी आ गए हैं, ठीक है। पहले ऐसा हमें प्रावधान नहीं दिखता था, राइट, क्योंकि अब जितनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है उतना आपका पेटेंट और कॉपीराइट्स का जो जो इससे संबंधित जो अपराध हैं वो हमें काफ़ी दिखाई दे रहे हैं। तो इस बार बीएनएस ने इसको भी कंसिडर किया है, पेटेंट और कॉपीराइट्स को। इकोनॉमिक ऑफेंसेस की बात करें, जैसे कि फोर्जरी हो गया, काउंटरफिटिंग हो गई, जैसे नोट की काउंटरफिटिंग हो जाती है, जैसे पिक्चर में देख पा रहे होंगे, डुप्लीकेट नोट्स बनाए जाते हैं, तो उसमें भी काफ़ी ध्यान दिया गया, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सरकार तभी एक अच्छा कार्य कर सकती है लोगों के लिए जब लोग ईमानदारी से रहें। यानी कि ये टैक्स चोरी हो गया, काउंटरफिटिंग हो गया, ये कहीं ना कहीं एक दीमक की तरह राज्य को खा जाता है, राइट। तो लोग अपने लालच के कारण कभी कभी ऐसी हरकतें करते हैं, तो इसके लिए भी अब बिल्कुल कंसिडर किया गया इसको, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट जिसके लिए बार बार हमें दिखता है बड़ी समस्या थी कि बॉम्ब लिंचिंग। बॉम्ब लिंचिंग में क्या होता है कि एक भीड़ होती है, वो किसी को मार देती है। अब बताइए अगर 100 लोगों ने एक आदमी को मार दिया तो किस किस पे केस चलाएंगे, और पता ही नहीं चलता था, राइट। तो मॉब लिंचिंग के लिए कोई ऐसा कानून था ही नहीं, क्योंकि आईपीसी में तो ऐसा कुछ डाला ही नहीं गया था अंग्रेजों ने, ठीक है। तो इसीलिए मॉब लिंचिंग को भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे मॉब लिंचिंग को क्या दिख रहा है, सेक्शन 101 के क्लॉज 2 में रिकॉग्नाइज किया गया है। यानी कि हर एक व्यक्ति को जो मॉब लिंचिंग के द्वारा किसी को इंटेंशनली मारता है, ठीक है, तो उसमें हमें क्या दिखेगा कि ईच मेंबर पनिश विद द डेथ और विद इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 7 ईयर्स। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि अब हर एक व्यक्ति को जो मॉब लिंचिंग में शामिल है उसको डेथ पेनल्टी भी मिल सकती है, हर व्यक्ति को। तो देखिए इससे कहीं ना कहीं ये जो मॉब लिंचिंग का इस्तेमाल राजनीतिक दलों द्वारा, क्योंकि कम्युनल राइट्स में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो इससे कहीं ना कहीं निजात मिलेगी, राइट। तो यहाँ पर हम देखेंगे जैसे चैप्टर 14 में हम देखेंगे बीएनएस
यहाँ पर हम पेनल्टीज देखेंगे। ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट में कभी भी कोई काम करता है उसमें आप ऑफेंसेस करते हैं तो वहाँ पर भी बिल्कुल एक चैप्टर इसके लिए बनाया गया है, ठीक है। जैसे कहीं पर कम्युनल राइट्स हो जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर धारा 144 लगाई गई है, ठीक है। फिर भी लोग क्या कर रहे हैं, उसको मान नहीं रहे हैं, तो वहाँ पर अलग से एक अध्याय 14 आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्राइम अगेंस्ट पब्लिक हेल्थ सेफ्टी, जैसे भारत ने देखा ही है कि अभी हम सभी ने, भारत ने क्या पूरे विश्व ने देखा है कि किस तरह से लॉकडाउन का समय हमने देखा है, कोरोना वायरस हमने देखा है, तो किस तरह से पब्लिक हेल्थ की बात आ गई थी। तो उसमें भी अब काफ़ी स्ट्रिक्ट कुछ हमें सेक्शंस दिखाई देंगे, राइट, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। और इसमें फिर से हम देखेंगे राशनैलिटी बिहाइंड इनैक्टमेंट ऑफ न्यू लॉज, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि पहले के जो लॉज थे, जो आईपीसी बनाई गई थी, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स थी। मतलब मैंने बताया था जैसे विमेन से रिलेटेड कोई क्राइम है तो उसको एक प्रॉपर चैनलाइज तरीके से नहीं रखा गया था, यानी कि एक पर्टिकुलर कैटेगरी में नहीं रखा गया था। देखिए वुमेन से कोई क्राइम है तो वो वुमेन का ही है ना, ऐसा तो नहीं कि विमेन के लिए ये क्राइम अलग है वो क्राइम अलग है, ठीक है, क्राइम तो विमेन से ही हो रहा है ना। तो इसीलिए अगर उसको कैटेगराइज किया जाएगा तो वो अच्छी बात है, पर अलग अलग जगह रखा जा रहा है तो कॉम्प्लेक्सिटी लाता है, जटिलता लाता है। बैकलॉग्स ऑफ केसेस इन कोर्ट्स, तो यहाँ पर क्या था कि काफ़ी लूप होल्स थे, जैसे कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर को, जो इसमें जैसे इंटेंशन दिखाना ना, इंटेंशन तो साइकोलॉजिकल है ना अदन, अब साइकोलॉजी तो आप ट्रेस नहीं कर सकते ना, उसको मेजर नहीं कर सकते, है ना, इंटेंशन को कैसे करेंगे आप। तो इस तरह से काफ़ी लूप होल्स की वजह से बैकलॉग्स हो जाते थे, और इसी वजह से हमें क्या दिखता है, लो कन्विक्शन रेट, है ना, यानी कि अंडर ट्रायल में ही चल रहे हैं, अभी सिर्फ एक्यूज हैं और कोर्ट की तरफ से उनको उनको दोष सिद्धि नहीं दी गई है, क्योंकि उस तरह से वो बन ही नहीं रहा है, ठीक है, तो डिले होता रहता है। तो कन्विक्शन रेट बहुत लो है, क्योंकि लैक ऑफ एविडेंसेस के साथ कहीं ना कहीं अल्ट्रेशन कर दिया जाता है, टेम्परिंग कर दी जाती है, ठीक है। अब कहीं ना कहीं अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, बायोमेट्रिक का इस्तेमाल किया जाएगा, जो भी टेक्नोलॉजी है उसमें टेम्परिंग होना बहुत मुश्किल है, और टेम्परिंग अगर कम होगी तो कहीं ना कहीं कन्विक्शन रेट बढ़ेगा, राइट। इनएडुकेट फाइन्स फॉर क्राइम्स, ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं हमें दिखता है बहुत सारे क्राइम्स में ये था कि वहाँ पर जिस लेवल का क्राइम है उस लेवल का फाइन हमें नहीं दिखता था, तो उस पर भी ध्यान दिया गया है, ठीक है। ओवर क्राउडिंग इन द प्रिजन्स, ठीक है। अब देखिए हमारा, आपको पता है जितना हमारा लॉ में डिले होगा, जैसे कोई एक्यूज है वो अंडर ट्रायल चल रहा है, तो आप सभी जानते हैं उसको जेल में रहना है, तो इस वजह से क्या होता है, ओवर क्राउडिंग होती है प्रिजन में, ठीक है। तो उससे भी कहीं ना कहीं आपको निजात दी जा रही है, काफ़ी ध्यान दिया गया इस बात का। लिमिटेड एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, पहले के उसमें क्या था आईपीसी में, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का कोई भी जिक्र नहीं है, ऑब्वियसली 1860s में कहाँ से दिखेगा आपको, राइट, परंतु अब तो है, तो इसीलिए इसको हटाया जा रहा है। डिले इन इन्वेस्टिगेशन, ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन में कहीं ना कहीं डिले होगा ही, राइट। अगर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो इन्वेस्टिगेशन फटाफट होगी, तो ये तो ऑब्वियसली बात है, राइट। तो ये तो सिंपल सी बात है। तो देखिए यहाँ से हमने थोड़ा, मैंने इंट्रो आपको दिखाया जिसमें आपने देखा होगा आईपीसी क्या है, किस तरह से फर्स्ट लॉ कमीशन बना 1834 में, किस तरह से मैंने आपको बताया कि हेड थे वहाँ पर मैकॉले साहब, बाकी मिलेट है, एंडरसन है, मैक्लॉइड है, कैमरॉन है, इन लोगों ने इनकी मदद करी। 1+4 मैंने आपको बताया किस तरह से आईपीसी जो है वो लागू होती है 1862 में, और किस तरह से हमने देखा जो बीएनएस है, बीएनएस पे हस्ताक्षर होते हैं, और किस तरह से बीएनएस जो है वो 1 जुलाई 2024 को लागू होता है, ठीक है। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि निरंतर ये लेक्चर्स आपको मिले, क्योंकि एक लॉ और संविधान और पूरा का पूरा जीएस का मैं कॉम्बिनेशन लाऊंगा, ठीक है, जिससे कि काफ़ी इसको बेहतर तरीके से मैं समझाऊँ, सिर्फ रटाऊँ ना समझाऊँ, राइट, जो भी मेरा तजुर्बा है। तो अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, राइट। तो यहीं से मैं सेशन एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद गाइस।